गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको दो बैलों की कथा दो बैलों की कथा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कृषक समाज और पशु समाज के भावनात्मक संबंधों को उद्घाटित किया है। कहानी के दो पात्र हीरा और मोती सीधे साधे भारतीय जन आंदोलन के प्रतीक हैं, जो आज़ादी पाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, अंततः आज़ादी पा लेते हैं। प्रेमचंद की यह कथा वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कथा है। यह कथा उसी को दर्शाती है और उसी काल में लिखी गई है। लेखक ने कथा के प्रारंभ में गधे की बुद्धि से किया है, क्योंकि गधा स्वभाव से बहुत ही सीधा और सहनशील पशु है। बैल को गधे का छोटा भाई मानकर उसे बहुत सीधा पशु माना है। इसे बछिया का ताऊ कहा गया है। बैल सीधा हो या मूर्ख, परंतु कभी कभी वह अड़कर अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इसीलिए अपने अड़ियल स्वभाव के कारण इसका स्थान गधे से नीचे हो जाता है। झूरी काजी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। दोनों ऊंचे डीलडौल वाले काम में सचेत रहते थे। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि अपनी मूक भाषा के द्वारा एक दूसरे के मन के भावों का अनुमान लगा लेते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेचारे बैलों को लगा कि हमारे मालिक ने हमें भेज दिया है। झूरी के साले के घर जाकर बैलों को बहुत असुविधा प्रतीत होने लगी। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है। यस, उसके सीधेपन, उसकी निरापदा सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींगे मारती हैं। ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश नहीं होते देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों ने जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंचा दिए हैं, पर आदमी तो उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे को समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभी सभ्य जातियों के गण्य माना है, लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ समय उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिए के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं।
कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही दौल थप्पा होने लगता है, इसके बाद दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते ही एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई की ससुराल भेज दिया। दोनों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अपना यूं बेच जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को एक घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल एक नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों में अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया
और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुम्बन का यह बड़ा बहुत ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने पर किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैल को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, सारा चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी भागी, इसीलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुराकर डाल आ। ना दादा, पीछे से कुछ भी उन्हीं की सी कहोगे।